हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। तो बच्चों, इसमें हम लोग आज बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों क्या होता है? सबसे पहले ये आम बात समझ लें कि केमिकल काइनेटिक्स यानी अभिक्रिया जो है तो उसकी गतिकी के ऊपर निर्भर है। यानी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसकी रेट क्या है, वो किस रेट से हो रही है और उसकी रेट किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, यानी उसके फैक्टर्स क्या हैं। यानी पूरा ये चैप्टर इसकी रेट के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है। तो हम लोग इससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसके देखें कि केमिकल काइनेटिक्स, इसकी डिफिनीशन को देखें। तो देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the rate of reaction is called काइनेटिक्स। तो बच्चों, ये कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी अभिक्रिया की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स उसको रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो बच्चों, ये अभिक्रिया की दर के बारे में हमको जानकारी प्रदान करती है। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन may be defined as the change in the concentration of any one of the reactant or product per unit time। तो बच्चों, ये कह रहा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी किसी अभिक्रिया में, किसी उत्पाद में, किसी भी अभिकारक में कोई जिसकी कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के किसी भी में या किसी प्रोडक्ट में अगर उसके समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी चाहे वो रिएक्टेंट में हो रहा हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो रहा हो, अगर उसकी समय के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन में या तो कमी आ रही है या तो वृद्धि आ रही है, तो उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं। जैसे PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, ये हो रहा है PCl3 प्लस Cl2।
तो PCl5 PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं अगर इसकी रेट और रिएक्शन बताना है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इसको हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन द concentration of PCl5 टाइम टेकन PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 टाइम टेकन, जितने समय में इसकी सांद्रता कम हो जाती है तो इसका जो अनुपात होगा वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी इसे निकाल सकते हैं, या हम यूं कर सकते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 या Cl2, इनमें से कोई एक टाइम टेकन या तो किसी अगर उत्पाद है, उत्पाद में आप देख रहे हैं कि ये है प्रोडक्ट में, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 या Cl2 एंड द टाइम टेकन, यानी जितने समय में इसके प्रोडक्ट की जो है कि सांद्रता में वृद्धि होती है, इंक्रीज हो रही है, तो उससे भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। या तो हम लोग रिएक्टेंट से निकालें या तो हम लोग प्रोडक्ट से निकालें, दोनों और बात सेम है। अब बच्चों इसको एक जो है उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए इसको और अच्छे समझ पाएं एक एग्जाम्पल के जरिए। देखिए जैसे बच्चों हम लोग बात कर लें एक सिंपली कि हमारे पास A है और A से B बन रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमने लिया, मान लेते हैं 100 ग्राम लिया हमने, ठीक, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0 है, क्योंकि टाइम t बराबर 0, कोई समय बीता नहीं है, कोई भी इससे क्रिया नहीं हुई है ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके। तो जैसे ही कुछ समय बीतता है, अगर टाइम बराबर यानी t कुछ समय बाद, या हम यहाँ लिख सकते हैं कि आफ्टर टी टाइम यानी t समय कुछ बीत चुका है, तो जो है कि ये मान लेते हैं अगर ये 10 ग्राम बन रहा है तो ये 10 ग्राम इसमें कमी आ जाएगी। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि 100 माइनस ये 10 बराबर ये 90 ग्राम। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन में कमी होती आएगी, और आप ये देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ये इंक्रीज हो रही है। तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसीलिए हमने लिखा था डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, यानी वो रिएक्टेंट था और उधर PCl3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, तो जितने समय में। तो इस तरीके से अब इसको एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे निकलता है। तो देखिए एक्सप्रेशन कैसे निकलता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई हमारा रिएक्शन इस तरीके से है, 2A से 3B, इस तरीके से हमारा रिएक्शन। तो यहाँ पर t बराबर 0 बच्चों, तो ये इसको हम लोग A0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शुरुआत में ये नहीं बना है तो 0 हो गया। आफ्टर टी टाइम यानी t समय बाद मान लेते हैं x मोल ये बनता है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और यहाँ A0 माइनस x जितना बना था, परंतु यहाँ इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर A0 माइनस 2x इस तरीके से, और इतना ये शेष बचेगा। तो बच्चों इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाए, सबसे पहले हमारा जो रिएक्टेंट है इसकी रेट क्या है और जो प्रोडक्ट है उसकी रेट क्या है, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ ए। तो रेट ऑफ ए मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन dt।
तो बच्चों समय के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ बातों को समझ लेते हैं। जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और इस माइनस साइन को बताया जाता है। और जहां पर जो डी जो इस्तेमाल प्रयोग किया जा रहा है, ये आपका स्मॉल टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, स्मॉल टाइम के लिए। जैसे मान लेते हैं कि हम बाइक से जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर ये कहा जाए कि 1 सेकंड या 2 मिनट पहले आपका क्या स्पीड थी या 2 सेकंड बाद क्या है, तो जो छोटे छोटे इंटरवल के लिए हम लोग स्पीड की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डी से, यानी इसको हिंदी में तात्क्षणिक भी हम लोग बोल सकते हैं। और अगर हम लोग कहीं पर ये डेल्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये लार्ज टाइम के लिए होता है बच्चों, लार्ज टाइम, यानी बड़े समय के लिए बात की जाती है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग जो है स्मॉल डी का प्रयोग करेंगे, यानी छोटे छोटे इंटरवल के लिए हम लोग निकालेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर डी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गया इसका। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी, और फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है। ये फाइनल है, यानी इसके बाद ये बचा है जो, तो फाइनल में से इनिशियल अमाउंट को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब इसको ब्रैकेट को खोला जाए तो ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनली हमको क्या मिलने वाला है? तो फाइनली ये 2x यानी 2 ट्वाइस, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। अब बच्चों इसका इससे कंपेरिजन अगर किया जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि dx अपॉन dt बराबर ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी -1/2 d कंसंट्रेशन A अपॉन dt। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, तो इसी प्रकार से रेट ऑफ बी निकाला जाए, रेट ऑफ बी। तो रेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे बच्चों? रेट ऑफ बी निकालने के लिए ये प्लस साइन यूज करेंगे, डी और कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्लस साइन लगा है ये इंक्रीज को बता रहा है कि इसकी अमाउंट जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्लस डी अपॉन डी टी, और ये बच्चों हो जाएगा या फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, यानी 3x माइनस 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3dx अपॉन dt। तो इस तरीके से ये आपका आ जाता है। तो बच्चों अब इसका भी हम लोग अगर देखें, इससे इसका कंपेरिजन किया जाए और dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली जाए तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर जो 3 है इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी +1/3 d कंसंट्रेशन b अपॉन dt। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो बच्चों से देखिए ये लेफ्ट साइड का दोनों सेम है और इधर का हमको बराबर कर देते हैं। तो यानी हम लोग ये लिखेंगे कि इससे हो जाएगा माइनस, यानी हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है, -1/2 d कंसंट्रेशन A अपॉन dt बराबर ये हो जाएगा +1/3 d कंसंट्रेशन B अपॉन dt। तो बच्चों देखिए ये एक्सप्रेशन आता है, ये पूरा एक्सप्रेशन आता है इस तरीके से, और इससे हम लोग dx अपॉन dt की वैल्यू निकालें। dx अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ बच्चे देख लेते हैं हम लोग इसको चीज़ों को, dx अपॉन dt ये है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी पूरी अभिक्रिया जो अभिक्रिया हो रही है, पूरी केमिकल रिएक्शन की जो है रेट के लिए है, यानी इसको फाइंड आउट करता है ये रेट के। और यहाँ पर बच्चों देखिए ये
रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इक्वल इतना है, यानी इस पूरे को कोफिशिएंट को अगर इसमें गुणा किया जाए तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। परंतु अगर रेट ऑफ ए निकालना है, केवल रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए के लिए इसमें से कोफिशिएंट को हमको हटाना होगा तुलना करके, यानी कंपैरिजन करके। तो यानी रेट ऑफ ए केवल इतना होगा माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, ये होगा। इसी प्रकार से रेट ऑफ बी अगर हमको निकालना है तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट हमको हटाना होगा और ये हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी। तो बच्चों अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में अगर इसमें हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको dx अपॉन dt मिल जाएगा, या फिर हमें इसकी वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पर 1/3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो पूरे रिएक्शन की अगर रेट निकालनी हो तो हम लोग इस तरीके से, तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसको डायरेक्ट मतलब ये एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जैसे अगर ये 2 है यहाँ पर तो ये इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, देखें ये 3 है इसका भी फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई आपका यहाँ पर फ्रैक्शन है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अगर इस तरीके से है 1/2 a इक्वल टू और ये है आपका मान लेते हैं 4b, तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर, अभी देखिए ये रिएक्टेंट है तो पहले तो माइनस लग जाएगा और माइनस ये फ्रैक्शन है तो ये 2 हो जाएगा, -2d कंसंट्रेशन A अपॉन dt बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो ये 4 है तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा और साइन लग जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा d कंसंट्रेशन B अपॉन dt। तो यानी कितना भी बड़ा रिएक्शन हो उसका एक्सप्रेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और इस पे लॉ ऑफ मास इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और इस पे तमाम चीज़ें की बात होगी, तथा इसमें और भी जो रिएक्शन है और इस पे न्यूमेरिकल की बात भी होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।